हेलो एवरीवन, नमस्कार है हमारे यूट्यूब चैनल एवरग्रीन साइंस में। तो आज हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि साइंस का हिस्ट्री क्या रहा है, साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और कुछ टर्म्स जैसे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं लोग, जैसे कि रूल, लॉ, थ्योरी, पोस्टुलेट्स, हाइपोथेसिस, एक्सियम, इन सब टर्म्स को लेकर लोगों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। हमें लगता है कि लगभग इक्वल है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रूल एंड लॉ, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, ठीक है ना, तो आपको लगता है कि नहीं पता है, लेकिन हम बता नहीं पाते, उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसका कारण यही है कि हमें इस चीज़ को अच्छे से नहीं पता है, डेप्थ में नहीं पता है कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्चुअली क्या है। तो हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि आखिर जो साइंस डेवलपमेंट हुआ है तो उसका प्रोसेस क्या रहा है, यानी हिस्ट्री ऑफ साइंस। तो हिस्ट्री ऑफ साइंस में हम इस बात का डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि बिग बैंग थ्योरी हुआ, वहाँ से एक्सप्लोजन हुआ, ऐसा कुछ नहीं। जब ह्यूमन सोसाइटी आया ना, तो वहाँ से साइंस का कैसे डेवलपमेंट हुआ, हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ साइंस। एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ साइंस इज नॉट अ क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स, सीरीज ऑफ इवेंट्स यू कैन से। मतलब ये हुआ कि हिस्ट्री ऑफ साइंस एक इवेंट्स नहीं है कि रातों रात कोई खोज हो गया, कोई डिस्कवरी रातों रात हो गया, इन्वेंशन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ साइंस इज ए ऑन गोइंग प्रोसेस, समझ रहे हो ना, ऑन गोइंग प्रोसेस है विच लेड्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड नेचर, सोसाइटी एंड साइंस। तो साइंस और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी एंड साइंस बोल सकते हो। हिस्ट्री ऑफ साइंस जो है ना, पूरा इन्हीं दो चीज़ों पे बेस्ड है कि कैसे हुआ है सोसाइटी और साइंस के बीच में इंटरेक्शन दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ मेनी साइंटिफिक टूल्स, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस। ये सारी चीज़ें इन्हीं पे डिपेंड करता है। समझ में आई ना। तो ये रहा है हिस्ट्री ऑफ साइंस। तो हिस्ट्री ऑफ साइंस डिफरेंट इपोसेस में हुए हैं, जैसे कि आपको एक टर्म है पोस्ट, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं इसको, पीरियड ऑफ टाइम। कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कुछ ही मिनट का। देखिए, सबसे पहला जो टाइम है ना, उसको हम बोलते हैं, इनको 3 एजेस में डिफाइन किया गया। सबसे पहला होता है, वो होता है स्टोन एज, द सेकेंड वन इज ब्रॉन्ज एज, एंड द लास्ट वन इज आयरन एज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टोन एज की बात करता हूँ। स्टोन एज का मतलब ये हुआ कि जब भी लोग आए इस धरती पे, तो कहीं पे कुछ होंगे बहुत सारे। अब उनका सबसे मेन मकसद क्या था? तो मेन मकसद था स्टोन एज, जो कि सबसे प्रिमिटिव सोसाइटी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव सोसाइटी। तो उनका था फूड एंड शेल्टर, दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। वो तो आज भी है। हमारा सबसे इम्पोर्टेंस क्या है, किस चीज़ों का हम देते हैं, खाने का और रहने का। अब ये दोनों चीज़ें होगी तभी ना आगे कुछ होगा। वो अलग बात है कि अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का बेहतर सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हमारे पास फैसिलिटीज़ है। तो उस समय ये सारी चीज़ नहीं हुआ करते ना, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ करते थे उस समय ऑलमोस्ट। तो उन लोगों के लिए सबसे पहले जो प्रायोरिटी था वो था खाना, और फिर खाना तो रहना, ठीक है ना। तो इस खाने के लिए वो करते क्या थे, हंटिंग करते थे, हंटिंग, ठीक है। अब मान लेते हैं हंटिंग करना है तो किस चीज़ का क्या चीज़ खा सकते हैं, पेड़ पौधे से फल वगैरह सब खा सकते हैं, और उसके बाद में जो एनिमल्स हैं उनको भी खा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग एनिमल को मारकर खाते थे या फल वगैरह खाते थे। अब देखिए, कोई जैसे कुछ लोग थे, ठीक है, अब जा रहे हैं वो सब, तो वहाँ से क्या हुआ, देखिए कैसे कैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ। यहाँ क्या हुआ कि कुछ लोग जा रहे हैं हंटिंग करने, तो फिर उन्हें पता चला कि देखिए ये सब जो जानवर है ना, ये थोड़ा ज़्यादा खूंखार है, डेंजरस है, तो इनको हंटिंग करना थोड़ा सा रिस्की है, और ये जो है आसान है। तो उन्हें ये
क्या हुआ, कैटेगराइज करना आसान हो गया कि हाँ किन जानवर का हंटिंग करना आसान है और कुछ जानवर का हंटिंग करना डिफिकल्ट है। तो इस तरह से उन जानवरों को अगर हंटिंग करना था जो खतरनाक थे, उसको वो ग्रुप में हंटिंग करते थे। समझ में आ रहा है ना, ग्रुप में हंटिंग करते थे। तो इस टाइप से इससे क्या डेवलपमेंट हुआ कि अब उनको टेस्ट का भी पता चला कि कुछ जानवर भले ही खतरनाक है लेकिन उनका टेस्ट बहुत अच्छा है, तो उसको हंटिंग के लिए वो ग्रुप का भी इस्तेमाल करते थे और नए नए टूल्स बनाने लगे। अब ये टूल्स ब्रॉन्ज, स्टोन एज, तो उस समय के जो टूल हुआ करते थे ना, जिससे वो हंटिंग करते थे ना, वो किस चीज़ का हुआ करता था, पत्थर का हुआ करता था, स्टोन का हुआ करता था। समझे। तो अब देखिए, कोई आदमी खाने के लिए जानवर का जो एनिमल्स हंटिंग कर रहा है तो वो जा रहा है, फिर एक अलग ग्रुप का लोग वहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ से उन लोगों का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। ठीक। अब देखिए, कोई भी खाना है वो तो हमेशा तो चलने वाला नहीं है, डेली आप वो तो एक दो दिन में, अगर एक दिन में ही सड़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हंटिंग जो है ना, उनका एक रेगुलर प्रोसेस हो गया। तो रेगुलर प्रोसेस होने के कारण हंटिंग जो है, उन्होंने क्या किया कि चूंकि दूसरे ग्रुप से इन लोगों का इंटरेक्शन हुआ, ठीक है, अब दोनों मिले, फिर पता चला कि उन लोगों का हंटिंग करने का तरीका कुछ अलग है, हम लोग का हंटिंग करने का तरीका कुछ अलग है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है ना। तो उन लोगों का तरीका कुछ अलग है, हम लोग का हंटिंग करने का तरीका कुछ अलग है, डिफरेंट है। तो फिर इन लोगों को पता चला कि यार वो तो ज़्यादा बेहतर है, उनका जो टूल्स है, उनका जो हथियार है वो ज़्यादा बढ़िया है। तो इससे क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन का शेयरिंग हुआ, आइडियाज़ का शेयरिंग हुआ। अब देखिए, आइडियाज़ का शेयरिंग हुआ तो फिर उन दोनों में क्या हुआ कि फूड भी शेयरिंग होने लगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं हमने हंटिंग की, उन लोगों ने ज़्यादा नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, जो भी फूड तो कल तो ख़राब हो जाने वाला है ना, तो इसीलिए क्या किया, उनको दे दिया। तो इस तरह से जो गुड्स का शेयरिंग होने लगा। अब शेयरिंग के लिए क्या चाहिए, यही से डेवलपमेंट होता है सोसाइटी। सोसाइटी कैसे बनता है, टू डिफरेंट ग्रुप के लोग जब आए, उनमें इंफॉर्मेशन का शेयरिंग होने लगा, आइडियाज़ का शेयरिंग होना, एक दूसरे का टूल्स यूज करने लगे, एक दूसरे का सामान यूज करने लगे, अपना खाना उनको देते थे, उनका खाना अपना लेते थे। इस तरह से क्या हुआ, सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ। मतलब हम बोल सकते हैं कि सोसाइटी का जो डेवलपमेंट हुआ वो कब हुआ, स्टोन एज में। और वो प्रिमिटिव सोसाइटी था काफ़ी, मतलब वहाँ पे आइडियाज़ नहीं थे, लोग के पास ठीक से घर नहीं था, जंगल था, झाड़ी था, जैसे भी था, कैसे कैसे भी रह लिया करते थे। और फूड के लिए दो चीज़ पे डिपेंड करते थे, फ्रूट्स वगैरह पे, लेकिन ज़्यादातर किस पे डिपेंड करते थे, हंटिंग, यानी कि शिकार, जानवरों का शिकार पे। ठीक है। तो सोसाइटी का कैसे डेवलपमेंट हुआ आपको ये पता चला, वो किस में हुआ, स्टोन एज में। उसके बाद आया ब्रॉन्ज एज। तो ब्रॉन्ज एज में कुछ और जो है यहाँ पे हथियार, कुछ और अच्छे अच्छे हथियार डेवलप होने लगे, ठीक है ना। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इंटरेस्टिंग चीज़, स्टोन एज में ही क्या हुआ, जैसे ही सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, तो ये जो है ना, एक सोसाइटी, फिर दूसरे सोसाइटी, फिर उधर से एक तीसरा सोसाइटी आ रहा है। तो जब ये मिले तो उनमें क्या हुआ कि अब जब भी अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं तो उनमें क्या होता है कि कुछ ऐसा हो कि ताकि इंटरटेनमेंट हो, ठीक है ना। तो इंटरटेनमेंट का सोर्स ढूंढा गया, तो लोग इंटरटेन होते थे, जो भी है एक दूसरे को इंटरटेन करते थे, डांस हो। और ये डांस करते करते, अब चूंकि सोसाइटी है, एक दूसरे को लेन देन करना है, तो उससे क्या होगा, बातचीत तो होगी ना, बिना बातचीत कैसे हो गया। तो यहाँ से लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, समझ में आ रही है ना। लैंग्वेज का कैसे डेवलपमेंट हुआ, एक दूसरे से बातचीत करना है, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, एक दूसरे को आइडियाज शेयर करना है, तो इन सब के लिए क्या जरूरी है, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, और साथ ही कल्चरल डेवलपमेंट हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, तो कल्चरल डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और वो कब हुआ, स्टोन एज में हो गया। ऐसा नहीं कि अभी कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है ब्रॉन्ज एज, आयरन एज में, नहीं, कल्चरल डेवलपमेंट स्टोन एज में ही हो गया था। लैंग्वेज का शेयरिंग, इंफॉर्मेशन का शेयरिंग यहीं से चालू हो गया था, नए नए आइडियाज़, ठीक है। तो उसके बाद अब आता है ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज में क्या हुआ कि टूल्स का जो क्वालिटी है और बढ़ा, यानी हथियार के क्वालिटी और बढ़ गए, सोसाइटी और बढ़ी, ठीक है।
तो यहाँ से उसके बाद कौन सा है, ब्रॉन्ज एज आया, ठीक है, फिर आया आयरन एज आया, ठीक है। ये एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है ये तीनों, हम उतना इस यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, इस बात को आप समझिए। फिर आया आयरन एज। आयरन एज में एक बहुत ही भयानक, मतलब आप बोल सकते हैं कि काफ़ी इजी, मतलब टूल्स, अगर आपको मान लो बोलूँ कि मेरे पास हथियार है, किस चीज़ का है, स्टोन का है, पत्थर का है या ब्रॉन्ज का है, लेकिन किसी के पास आयरन का हथियार है, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या होगा, आयरन का हथियार होगा ऑब्वियसली। तो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स बनाने लगे, जैसे सॉइंग होता है, ठीक है ना, बीज बोना, समझे क्या, ग्राइंडिंग वगैरह सब चीज़, प्लॉइंग जो होता है, खेत जोतना, तो ये सारी चीज़ें ये इस एज से चालू हो गए थे। खास करके ये एज में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, ठीक है ना। एग्रीकल्चरल एज आप बोल सकते हैं कि ब्रॉन्ज एज से चालू हो गया। हाँ, इस एज में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि टूल्स जो मेन टूल्स है ना वो यहाँ पे आयरन एज में आने लगे। तो ये सारे एजेज हैं जिसके चलते हम क्या हुआ कि हिस्ट्री का ये डेवलपमेंट हुआ, साइंटिफिक नॉलेज का शेयरिंग हुआ धीरे धीरे। जब भी ज़रूरत पड़ा तब तक, देखिए अब होता क्या था ना कि सबसे इम्पोर्टेंट एक बात मैं बता दूं आपको, आयरन एज कांस्टेंट वार बिटवीन सोसाइटीज, समझ रहे हो ना। यहाँ पे सोसाइटी में कांस्टेंट वार, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टूल्स आ गए लोगों को। अब यही बात है ना, जब भी सभी इतने अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में इतने झगड़े क्यों हैं, क्योंकि बहुत खतरनाक हथियार आ गए हैं, इसलिए झगड़े भी बढ़ गए हैं। तो जो वार जो हुआ ना सोसाइटी में, जो झगड़े उत्पन्न हुए ना, वो कहाँ से, ज़्यादातर बड़े लेवल पे वो किससे हुए, आयरन एज से हुए। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि आयरन एज जो है ना हमारी ह्यूमन सोसाइटी का एक डेंजरस पीरियड चालू हो गया, जहाँ से झगड़े वगैरह स्टार्ट होने लगे। नाउ सो वी एंड दिस शॉर्ट टॉपिक, that is stone age, bronze age and iron age. There are a lot of discuss in these topics, but we are not going to discuss here, we will discuss somewhere later. So अब हम बात करते हैं एक नई चीज़ों की। अब हम बात करते हैं कि साइंस क्या है। अब हमने क्या जाना कि हिस्ट्री ऑफ साइंस, ये क्या था, हिस्ट्री ऑफ साइंस था। अब हम बात करते हैं साइंस। व्हाट इज साइंस, साइंस है क्या, ठीक है ना। किसी ने बोला कि साइंस जो होता है ना वो एक इवेंट नहीं है, साइंस एक प्रोसेस है, ठीक है ना, साइंस एक प्रोसेस है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले साइंस का डेफिनेशन जाने। एक्चुअली साइंस इज एन ऑब्जर्वेशन बेस्ड अपॉन आवर नॉलेज एंड इट्स एप्लीकेशन थ्रू विच आवर अंडरस्टैंडिंग कैन बी डेवलप्ड to understand the nature and the society's interaction through different methodology with certain evidence। समझ में आया ना। तो ये तो इंग्लिश हो गया, समझे ना, इसको पॉज करके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम समझते हैं कि आखिर इसका मीनिंग क्या हुआ। तो देखिए साइंस क्या है कि एक ऑब्जर्वेशन होता है बेस्ड अपॉन आवर नॉलेज। जो भी हमारे पास नॉलेज है उसी के बेसिस पे हम ऑब्जर्व करते हैं और उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं खुद में, और उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम सोसाइटी और नेचर को रिलेट करते हैं एक दूसरे को, ठीक, थ्रू डिफरेंट मेथडोलॉजी। और समझ रहे हो ना, डिफरेंट मेथडोलॉजी विथ सर्टेन एविडेंस। सबसे बड़ा साइंस में चीज होता है एविडेंस, समझ रहे हो ना। एविडेंस नहीं होगा तो वो साइंस नहीं हुआ, समझ रहे हो ना। जैसे मैं आपको बोलूँ कि मुझे 12 बजे उस चौक पे भूत दिखाई दिया, ठीक है ना, तो आपको लगेगा कि आप क्या कर सकते हैं कि नहीं झूठ है। मैं बोला नहीं दिखाई दिया, सच है। हो सकता है कि अगले दिन भी मुझे दिखाई दे, लेकिन मैं जब आपको लेकर गया तो नहीं दिखाई दिया, तो ये हो गया नी साइंस, ठीक है ना, साइंस नहीं हुआ। लेकिन साइंस क्या है, ये एविडेंस पे बेस है, ठीक है ना। आपको जब भी एविडेंस चाहिए तब ये शो कर देगा, दिखा देगा, प्रूफ हमेशा रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है एविडेंस ना। और वो जो अभी बताया ना थ्रू डिफरेंट मेथडोलॉजी, तो वो मेथडोलॉजी क्या होता है, सबसे पहले होता है एक्सपेरिमेंट एंड द सेकेंड वन इज
ऑब्जर्वेशन, सेकेंड वन इज ऑब्जर्वेशन एंड द थर्ड एंड लास्ट इज कंक्लूजन। ये तीन चीज़ें साइंस में काफ़ी इंपॉर्टेंस है इनका, क्योंकि साइंटिफिक कोई भी स्टडी की जाती है तो उसमें एक्सपेरिमेंट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, काफ़ी टाइम लगता है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, समझ रहे हो ना। और ये जैसे आइडियाज ज़रूरत पड़ता है तो समझे ना, जैसे सोसाइटी डेवलप हुआ उसका रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, आपको रिक्वायरमेंट है लेकिन कोई नहीं दे रहा है तो आप मजबूर होकर उस चीज़ को डेवलप करने लग जाते हैं। साइंस वही है, समझे ना। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ, मतलब स्टोरी नहीं, सच्चाई है ये। जब इंडिया स्पेस साइंस में अपना डेवलप कर रहा था, थोड़ा आगे बढ़ रहा था, इसरो आपने सुना होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की काफ़ी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस में। तो इन्होंने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक टेक्नोलॉजी होता है, उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंडिया जो भी रॉकेट लॉन्च करता है ना, वो जनरली PSLV से लॉन्च करता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इंडिया उस समय जो है ये जो है ना ज़्यादा मतलब थ्रस्ट नहीं करता है, मतलब कि अगर हेवी वेट को थ्रस्ट करना हो, हेवी सैटेलाइट को स्पेस में भेजना हो तो ये नहीं भेज सकता है, समझ रहे हो ना। लेकिन हाँ, कम वेट वाले को भेज सकता है। चूँकि इंडिया को बहुत सारे हेवी वेट भेजने होते थे, इसलिए इंडिया किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंड करता था, लाइक फ्रांस, रसिया। तो वहाँ से सैकड़ों है ना करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते थे इंडियन गवर्नमेंट्स को। तो इंडिया ने क्या सोचा कि एक टेक्नोलॉजी होता है, वो होता है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। अगर उस टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर ले, आ जाए इंडिया के पास, इसरो अगर उसका यूज करने जाए तो हेवी वेट जो जिस स्पेस सैटेलाइट्स होता है ना, हेवी वेट वाले को भी हम स्पेस में सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। लेकिन उस समय USA के प्रेशर में आकर रसिया ने नहीं दिया इंडिया को। रसिया देना चाहता था, लेकिन चूंकि USA उस समय USSR जो है रसिया वहाँ से ब्रेक डाउन हो गया था, काफ़ी टुकड़े में बट गया था, उसका कंडीशन ठीक नहीं था, तो मजबूरी में वो नहीं दिया। अब उस समय इंडिया ने ठान लिया कि मैं ये टेक्नोलॉजी बनाकर ही रहूँगा। बाद में इंडिया रसिया से ले सकता था, लेकिन उस समय रसिया से नहीं लिया। तो हाँ, तो क्या हुआ कि उस समय इंडिया ने क्या हुआ कि रसिया से वो टेक्नोलॉजी लेना, हाँ, तो उस समय ये हुआ कि रसिया ने मना कर दिया देने से USA के प्रेशर में आके। तो इंडिया ने उस टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप किया। हाँ, भले ही टाइम लगा, 10 साल 15 साल बहुत टाइम लगे, बार बार जो है वो फेल हो जा रहा था, लेकिन वो डेवलप कर लिया। और वो क्या होता है, GSLV, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इस टेक्नोलॉजी को इंडिया ने खुद डेवलप किया है, इंडिजिनस डेवलपमेंट है इंडिया का और टेक्नोलॉजी का। और ये डेवलप करने के बाद इंडिया हेवी वेट को स्पेस में आसानी से भेज सकता है। तो ये क्या है, यही तो है ना, सोसाइटी का रिक्वायरमेंट हुआ, आइडियाज़ जरूर, मजबूर है हम किसी चीज़ को लेकर, मजबूर है। जैसे एटॉमिक बम है, अगर वो देश बना लेता है तो हम अपनी सुरक्षा के लिए हम भी बनाना चालू कर देते हैं, हम उस पर वर्क करते हैं, दिन रात वर्क करते हैं, उस प्रोसेस से जाते हैं, काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट पे ऑब्जर्वेशन किया जाता है, फिर जाकर कंक्लूजन निकलता है, उसका मॉडलिंग करते हैं, मॉडलिंग के बाद हम उस रिजल्ट पे आते हैं और उसको हम बनाने लगते हैं। समझ में आया? तो यही तो साइंस है ना। अब आते हैं हम उस टॉपिक पे जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। कुछ टर्म्स जैसे कि व्हाट इज हाइपोथेसिस, व्हाट इज थ्योरी, रूल, लॉ, पोस्टुलेट्स, एक्सियम वगैरह वगैरह, ये सब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथेसिस। व्हाट इज हाइपोथेसिस? देखिए, हाइपोथेसिस क्या है? Hypothesis is a general statement. Actually, hypothesis is a possible explanation of an event. समझ में आया ना? किसी इवेंट का एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, हमने ऑब्जर्व किया, उसको एक्सप्लेन कर दिया। हाइपोथेसिस मेड मे बी रॉन्ग, मे बी राइट, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। एक ब्रॉड पिक्चर है किसी इवेंट का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर सोने से पहले हम चाय पीते हैं तो हमें नींद थोड़े देर से आएगी, लेट से आएगी,
ठीक है, तो ये एक हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग ये सब पे लागू नहीं होता है, तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हाँ, अगर हाइपोथेसिस को साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन किया जाए तो उसको बोलते हैं साइंटिफिक हाइपोथेसिस, ठीक है। साइंटिफिक हाइपोथेसिस भी सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्या है? पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है किसी भी सिचुएशन का। इसी के अंडर आता है पोस्टुलेट। तो देखिए, पूरे एक ब्रॉड इवेंट को क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। उसमें एक पर्टिकुलर इवेंट को, एक ही इवेंट में बहुत सारी चीजें होते हैं ना, तो उस पर्टिकुलर इवेंट को पोस्टुलेट बोलते हैं। पोस्टुलेट का भी वही डेफिनेशन है जिस तरह से हाइपोथेसिस का है कि पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, थ्योरेटिकल जो भी है पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, सॉरी थ्योरेटिकल नहीं, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन विच मे और मे नॉट बी ट्रू, इट कम्स अंडर हाइपोथेसिस। समझ में आ गया ना? लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्या है? थ्योरी एंड लॉ। थ्योरी क्या होता है, लॉ क्या होता है, उसको हम जान लेते हैं। देखिए, तो ये थ्योरी एंड लॉ जो है ना, ये काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, इस पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी तक मैंने जो भी साइंस में डेवलपमेंट बताया ना, साइंटिफिक जैसे रिसर्च होता है, क्या होता है, कैसे आइडियाज आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, साइंस का डेवलपमेंट आप ऐसे ही सोच सकते हैं, आखिर साइंस क्या है, इसके बारे में तो मैंने आपको बताया। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ इसको शुरू से पहले। जैसे मान लीजिए कि जैसे मतलब आइडिया कैसे आता है, साइंटिफिक आइडिया कैसे आता है। मान लीजिए आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स है, नेचुरल फ्लावर्स है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक बी मतलब मधुमक्खी को आपने देखा कि यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व किया कि फ्लावर पे आकर मधुमक्खी बैठा है। ठीक है, ये आपका ऑब्जर्वेशन हुआ, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार ऑब्जर्व किया कि हाँ भाई फ्लावर पे बैठा है। यहाँ नज़दीक पे बहुत सारे अदर भी प्लांट्स हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा उसको इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपका आइडिया क्या आया कि आपने एक कंटेनर लिया, एक नहीं 2 कंटेनर लिया। ठीक है, एक में क्या किया कि वो प्लास्टिक वाला होता है ना फ्लावर, जो एक्चुअल फ्लावर नहीं होता है, वो इसमें रख दिया, और इसमें जो बी होता है ना मधुमक्खी, इसमें 2-4 मधुमक्खी को छोड़ दिया। बहुत बड़ा ये है। फिर क्या है, इसमें एक नेचुरल मतलब एक्चुअल फ्लावर रख दिया। तो आपने क्या देखा, पहला चीज आपने क्या देखा कि मधुमक्खी को इसमें रख दिया जिसमें कि ये प्लास्टिक का फ्लावर है, एक्चुअल नहीं है, और इसमें नेचुरल फ्लावर है। तो जो आपने ऑब्जर्व ये किया कि ये जो मधुमक्खी है इस पे आई, बैठी, लेकिन चली गई। लेकिन इस पे अगर आई तो इस पे थोड़ी देर के लिए स्टे किया, रहा, बहुत देर के लिए स्टे किया। इससे आपको ऑब्जर्वेशन डेवलप हुआ कि देखिए क्या क्या कंक्लूजन आप निकाले। कंक्लूजन ये आया कि मधुमक्खी किससे अट्रैक्ट होती है? फ्लावर से। ठीक है ना, और नेचुरल फ्लावर से अट्रैक्ट होता है। आपने ऑब्जर्वेशन किया और कंक्लूजन निकाला। तो इस टाइप से हम आइडियाज का कंक्लूजन निकालते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने के लिए, कंट्राडिक्शन से देखते हैं। समझ में आया ना? तो अब हम आते हैं थ्योरी एंड लॉ पे। देखिए थ्योरी क्या होता है। It explain the phenomenon। ये किसी भी इवेंट्स को, घटना को, फेनोमेनन को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। क्या? थ्योरी। लॉ क्या करता है? इट डिस्क्राइब द इवेंट्स ओनली। इट डिस्क्राइब द इवेंट्स ओनली। मतलब क्या है कि ये सिर्फ घटना के बारे में बताता है, ये रीजन नहीं बताता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में लॉ कुछ नहीं बताता है, बस ये होता है। जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ आपने देखा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन क्या बोलता है? पहला लॉ ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है ना? क्यों जाएगा? एक्सप्लेन किया क्या? नहीं।
ठीक है ना। लॉ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिफोर रिएक्शन इक्वल टू आफ्टर रिएक्शन, हाँ न्यूक्लियर रिएक्शन छोड़ के, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, समझे ना। तो ये होता है एक्चुअली, ये क्वांटिटेटिव होता है। क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है, समझे ना। ज़्यादातर मैथमेटिकल टर्म में आता है, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि F इक्वल टू क्या होता है, G(m1 m2 अपॉन r²। ये क्या बताता है कि भाई फोर्स जो भी लगता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मासेज होता है। ये ऑब्जर्वेशन जो है, ठीक है ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्या, ये किस बता दिया कि ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है ऐसा नहीं बताया, समझ रहे हैं ना, ये एक्सप्लेन नहीं किया। और मैं आपको बता दूं, आज से 100 साल पहले आइंस्टीन ने बोला था कि जो भी ग्रेविटेशनल वेव होता है उसके थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, समझे ना। तो वो एक थेरेटिकल आ गया, थेरी आ गया, क्योंकि वहां पे बताया गया कि होता कैसे है, एक्चुअल एक्सप्लेनेशन, इट एक्सप्लेन द फेनोमेना, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, थेरी बोलते हैं। थेरी में अगर आपको बोलूं तो आपने देखा होगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आ गया, लॉ, हाँ यहाँ पे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन होता है, कैसे कैसे इवोल्यूशन होता है एक्चुअल बताया जाता है उसमें, ठीक है ना। और एक और चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ लोग क्या बोलते हैं ना कि थ्योरी का एडवांस्ड वर्जन लॉ होता है, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। थ्योरी बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं है कि ये इन्फेरियर है और ये लॉ क्या है, सुपेरियर है, समझे ना। ये थ्योरी क्या करता है, किसी इवेंट को कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है, उसके रीजन को एक्सप्लेन करता है, और लॉ क्या होता है, उसको बताता है हाँ ये इवेंट ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है थ्योरी बताता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम से रिलेटेड कि हर अलग अलग प्लेनेट पे टाइम का ड्यूरेशन होता है ना, वो अलग अलग होता है, हमारा ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पता चलता है, ठीक है ना। तो हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए अगर थ्योरी का एग्जाम्पल है तो यहाँ पे आपने सुना होगा बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी में ये बताता है कि अर्थ जो है वो, अर्थ नहीं, पूरा जो यूनिवर्स है ना, पूरा यूनिवर्स है वो कैसे ओरिजिन इसका हुआ, उसके बारे में डिटेल बताता है। ये नहीं बताता है कि मैथमेटिकल उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है कि ऐसे हुआ, m² हो गया, m³ हो गया, डिस्टेंस बिटवीन ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे क्लियर एक्सप्लेनेशन होता है कि आखिर जो भी हमारा जो यूनिवर्स बना ना वो कैसे बना, इसलिए बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं, हम बिग बैंग लॉ नहीं बोलते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमने यही जाना कि थ्योरी और लॉ दोनों इंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि थ्योरी इन्फेरियर है लॉ सुपेरियर है, कुछ नहीं, थ्योरी अलग है लॉ अलग है, ठीक है ना। तो थ्योरी में एक्सप्लेन किया जाता है किसी चीज़ को, लॉ में क्या होता है उस चीज़ के बारे में जस्ट ऑब्जर्वेशन बताया जाता है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट, ऑब्जर्व्ड इवेंट्स ऐसे बोल सकते हो, ऑब्जर्व्ड इवेंट, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जर्व्ड इवेंट्स, ऐसा इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब आते हैं, हम समझते हैं कि एक्सियम क्या होता है। वैसे यहाँ बताना हमारा जरूरी नहीं था क्योंकि ये मैथमेटिकल टर्म है। देखिए, एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज ट्रू इन इटसेल्फ विच रिक्वायर्स नो प्रूफ। कोई प्रूफ नहीं, मतलब इसको जरूरत है देने की, ये सही होता है, खुद में सही होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ऐसा बोल सकते हैं, अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी, एक लाइन को इन्फिनिटी की तरह इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये लाइन जो है ना, इसको कहाँ तक, अगर ये लाइन है तो इसको इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं भाई, इसके प्रूफ के लिए तो मुझे इन्फिनिटी तक ड्रॉ करना होगा। इज इट पॉसिबल? नहीं ना, तो पॉसिबल नहीं है तो क्यों ड्रॉ करूं, है कि नहीं। इसीलिए ये ट्रू होता है, सत्य होता है, ठीक है ना, इसको प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, समझे। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि आखिर प्रिंसिपल और
लॉ में क्या फर्क है, ठीक है ना। तो देखिए लॉ जो होता है ना, और ये भी जानेंगे एक दूसरे टर्म में जानते हैं कि लॉ एंड रूल में क्या डिफरेंस है। देखिए प्रिंसिपल क्या होता है, एक थ्योरेटिकल वर्जन होता है, समझे ना, वो लॉ के अंडर ही आता है, ठीक है। तो जैसे आपने सुना होगा ना कि प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल सुना है ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी फ्लूइड में इमर्ज करते हैं तो एक अपवर्ड फोर्स लगता है, फ्लूइड अपवर्ड फोर्स लगता है, और वो फोर्स जितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ रहता है ना उसके वेट के इक्वल होता है। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल दिया, ठीक है। और लॉ में क्या होता है, ये कोडिफाइड वर्जन होता है, कोडिफाइड वर्जन होता है, मतलब लॉ के अंदर ही प्रिंसिपल आता है, ठीक है। ये बात जान लीजिए, प्रिंसिपल ज्यादा महत्व, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका दिया जाता है, लॉ का दिया जाता है, ठीक है। अब आता है लॉ एंड रूल में, ठीक है। तो रूल तो बहुत सारे बन जाते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर उस रूल को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया जाए, मतलब कि अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉ। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल जाते हैं, ठीक है ना, तो स्कूल में ये होता है कि सारे स्टूडेंट को 9:30 तक आ जाना है, तो ये रूल है कि 9:30 तक आ जाना है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट 5 मिनट लेट भी आते हैं, कुछ 10 मिनट लेट भी आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही रूल ये हो गया कि जो स्टूडेंट 9:30 में नहीं आता है उसको पनिशमेंट मिलेगा, तो वो तो पहले था रूल, अब क्या हो गया, लॉ, ठीक है ना। लॉ अबाइड होता है, समझे ना, उसमें क्या होता है, आपको पनिशमेंट मिलता ही है, वो ज्यादा एडवांस वर्जन है, यहाँ बोल सकते हैं। जिस तरह हम क्या बोलते थे, थ्योरी और लॉ अलग अलग है, ऐसा नहीं बोलते हैं कि थ्योरी का एडवांस वर्जन लॉ है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ रूल का एडवांस वर्जन क्या है, लॉ है। आई होप आपको समझ में आया, तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो लेक्चर है आज का यहीं पे एंड करते हैं, तो आपका प्यार बना रहे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दूर दूर तक पहुँचाइए, यानी इसको शेयर कीजिए। तब तक के लिए हम अगले एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।